नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राम के नाम विवादित बयानों का जिम्मा संभाल रखा है, या फिर बार बार प्रभु राम पर विवादित टिप्पणी साजिशन है? क्योंकि अब एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मांसाहारी बताया है, और उसके बाद वीएचपी से लेकर बीजेपी के नेता सड़कों पर है और जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन का मकसद सिर्फ और सिर्फ राम विरोध है? क्या इंडिया गठबंधन में 27 के 27 दल को अब राम मंदिर से परेशानी होने लगी है, या फिर ये सनातनियों के खिलाफ साजिश है जिसे जन्म समाजवादी स्वामी ने दिया? तो अंजाम तक अब गठबंधन के अलग अलग क्षेत्रीय दल पहुंचा रहे हैं, जिसमें नंबर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का है, जिन्होंने सिर्फ भगवान राम पर विवादित टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने 100 करोड़ राम भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचाया है। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने कहा, राम शिकार करके खाते थे, आप चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं। राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। एनसीपी नेता के इस विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। परम पुरुषोत्तम राम को मांसाहारी बताने पर सियासत भी गर्म है, और वीएचपी से लेकर बीजेपी के नेता भी जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। ट्रेंड की कॉपी है, और यदि आप देखें तो श्रीमान आव्हाड जी ने जिस प्रकार से हमारी हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया है, क्या लगा होगा हमारे संतों को, महंतों को, क्या लगा होगा हमारे साधुओं को? किसी को खुश करने के लिए इस प्रकार से राम भक्तों की भावनाओं को आहत करना, इस प्रकार का बेहुदा बयान करना। जो राजनीतिक पार्टियां अपना अस्तित्व बरकरार रखना चाहती हैं, उनको राम पर किसी भी प्रकार, जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहती हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो दूसरी तरफ विपक्षी गुट में जितेंद्र आव्हाड के बयान पर चुप्पी है, खामोशी है, और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक बैकफुट पर है। हालांकि अब जितेंद्र आव्हाड के मांसाहारी वाले बयान पर बात बिगड़ने लगी तो उन्होंने बिना देरी किए माफी भी मांग ली और साफ शब्दों में कहा, ये निजी बयान है, इससे पार्टी का लेना देना नहीं। जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और क्या? ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर विवादित बयान के पीछे का मकसद क्या था? क्या जितेंद्र आव्हाड ने किसी के इशारे पर इस विवाद को जन्म दिया और जब मामला उलट दिखने लगा तो माफी मांगी? क्योंकि इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से न्योते पर सवाल, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल, फिर रामचरितमानस पर सवाल और फिर अयोध्या पर सियासी बवाल। दिले हाल बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भगवान राम पर जितेंद्र आव्हाड के विवादास्पद बयान से साधु संत भी गुस्से में हैं और सरकार से जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गलत है, और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं, लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे
शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा क्रोधवंत अधि भयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। राम जिनकी व्यापकता कण कण में, राम के प्रति आदर निष्ठा हर व्यक्ति के मन में, राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा नारायण साक्षात भगवान है, और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना। मांस खाते थे, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या ऐसी बात को कल्पना राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। 100 जन्म तक हम निशाचर में जन्म लेंगे। आप समझो, जो राम के बारे में मैंने बोला कि मांस खाते, इतने बोलने में 100 जन्म हम निशाचर में जन्म लेंगे, तो उनका क्या होगा पता नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। जयराम रमेश ने कहा, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में इन लोगों के जाने को लेकर सही समय पर फैसला लिया जाएगा। अभी जाएंगे या नहीं ये तय नहीं है। तो निमंत्रण पर बोले जयराम रमेश। बार कहा, निमंत्रण के बारे में आपने पूछा, मैंने बार बार कहा है, मैं एक बार फिर कहूंगा, खड़गे जी को निमंत्रण मिला है, सोनिया जी को निमंत्रण मिला है। सही वक्त पर वो आप उनका जो निर्णय है मैं आपको बता दूंगा। और विवादास्पद बयानों की फेहरिस्त में अगला नाम कांग्रेस से है। राम मंदिर के उद्घाटन पर कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का मौलिक कर्तव्य अपने लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। अब आप बीजेपी के इतिहास पर वापस जाते हैं तो गोधरा, पुलवामा और भी बहुत कुछ हुआ था जिसमें उपद्रव हुआ, लोगों की जानें चली गई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी आदतन अपराधी है और वो कुछ भी कर सकती है। Fundamental duty of any government, for that matter, whether it is central government or the state government, the fundamental responsibility of these governments are to protect the life and property of the people. When you go back to the history of the Bharatiya Janata Party regarding Godhra or Pulwama or Kandamahal, and there were a lot of disturbances, a lot of lives and property were lost. In Ayodhya, it is not a religious program, it is a political program. उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और यह दावा दिल्ली दौरे से लौटे ओम प्रकाश राजभर ने किया है। राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि कैबिनेट में मेरी सीट पक्की है। तो वहीं दारा सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बस एक ही सवाल गूंज रहे हैं, क्या राजभर मंत्री बनेंगे या फिर राजभर मंत्री नहीं बनेंगे? क्या सच में राजभर मंत्री बनेंगे? क्योंकि इसी कंफ्यूजन में बैक टू बैक 4 महीने बीत गए, लेकिन राजभर के लिए वो मौका नहीं आया जब वो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले सकें। लेकिन एक बार फिर राजभर का राजयोग शुरू होने वाला है, क्योंकि बुलावा दिल्ली से आया है और राजभर की मुलाकात अमित शाह से हुई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई है। दरअसल बीजेपी की कोशिश उन चेहरों पर दांव खेलने की है जो पिछड़े समुदाय से आते हैं।
जिनकी अपने समाज के वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है और जो इस बात का भरोसा देते हैं कि उनका वोट कभी बंटने वाला नहीं, और इसी दावे वादे को ध्यान में रखते हुए अगली रणनीति तैयार हो रही है। इस बीच राजभर और दारा सिंह का दिल्ली दौरा भी कुछ इसी रणनीति को बयान करने के लिए काफी है। दिल्ली दौरे पर राजभर ने कहा, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, भर राजभर को एससी में शामिल करने पर चर्चा हुई, यूपी और बिहार के चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई, खरमास के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार होगा, यूपी कैबिनेट में मेरी सीट पहले से ही पक्की है। राजभर के कॉन्फिडेंस से ये क्लियर है कि वो योगी मंत्रिमंडल में जल्द शामिल होने वाले हैं, लेकिन कब, इस पर सस्पेंस है। नहीं, बात इस पे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि खरवास के बाद किसी भी दिन विस्तार हो सकता है। तो हम लोग ये माने कि आपकी सीट पक्की है कैबिनेट में? वो तो तय है, वो तो बहुत पहले की पक्की है। विस्तार सिर्फ होना बाकी है, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन होगा। मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसी बात हुई, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? नहीं, सीट के संबंध में कोई सवाल नहीं। तो 18 जुलाई 2023 को ही तय हो गया था कि हम सब लोग एनडीए में शामिल होकर हुए और एनडीए के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की कोशिश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे जाति की रणनीति भी है, क्योंकि मंत्रियों की कुल संख्या 52 है। इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के कुल 22 मंत्री हैं। अलग अलग देखें तो कुल 18 कैबिनेट मंत्रियों में 8 ओबीसी से हैं, जबकि 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों में 5 ओबीसी से हैं, तो वहीं 20 राज्य मंत्रियों में 9 ओबीसी समाज से हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस समाज का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। यानी बीजेपी की कोशिश ओबीसी को साथ लाकर उन 50% वोट पर कब्जे की है, जिससे विपक्ष को चुनौती देने के साथ ही सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 के लिए साथ आए विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की जल्द एक और बैठक आयोजित हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम या फिर कल सुबह ये बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि वर्चुअली तमाम विपक्षी दलों के मुखिया इस बैठक में जुड़ेंगे और विपक्षी गठबंधन की इस बैठक में गठबंधन के संयोजक और अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि INDIA गठबंधन के पद पर नीतीश कुमार और अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दिल्ली NCR में इनकम टैक्स की रेड, लॉजिक्स और भूटानी ग्रुप पर रेड। इनकम टैक्स की 36 टीमें कर रही हैं रेड। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई स्थानों पर यह रेड चल रही है। टैक्स की हेराफेरी को लेकर यह छापेमारी हो रही है। लॉजिक्स और भूटानी ग्रुप पर इनकम टैक्स की ये रेड पड़ी है। कुल मिलाकर 36 टीम्स हैं जो अलग अलग जगह पर रेड कर रही हैं। दिल्ली NCR में इनकम टैक्स की ये रेड है जो लॉजिक्स ग्रुप और भूटानी ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर चल रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई स्थानों पर यह रेड चल रही है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आतंकी गिरफ्तार, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार। स्पेशल सेल की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। यह आतंकी जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने पकड़ा है हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को। स्पेशल सेल की टीम को यह कामयाबी मिली है, जहां देश की राजधानी दिल्ली से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर जहां सनातन संस्कृति का प्रतीक है, तो वहीं मंदिर का 3D मॉडल बाराबंकी की महिलाओं और लड़कियों के लिए रोजगार का माध्यम भी बन गया है। बाराबंकी में देवा क्षेत्र की राजौली गांव में समूह की महिलाएं और लड़कियां लकड़ी से निर्मित राम मंदिर के मॉडलों को जोड़ने में लगी हुई हैं। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के साथ इससे जुड़ी वस्तुओं की मांग भी काफी बढ़ चुकी है और इसमें राम मंदिर का 3D मॉडल भी एक है। यहां मंदिर का 3 मंजिला भव्य 3D स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसकी मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही है। लागत है बनाने में और अपने घर का काम करके मतलब 10 बजे आ जाते हैं, यहाँ 5 बजे फिर छुट्टी कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं और यहाँ दिन भर मतलब काम करते हैं। काम करे में हमका मतलब घर बैठे खुशी है और बनाने में 25 रुपया मिलते हैं हमका। एक मंदिर का कितना मिलता है? 25। और दिन भर में कितने बना देती मंदिर? 10। तो उस हिसाब से कितना हो गया मंदिर आपका? 250। हम यहाँ राम मंदिर बनाते हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है और हमको मतलब रोजगार भी मिल गया है
और हम अपने घर का भी काम करते हैं और मतलब थोड़ा बहुत हमारे खेती भी है उसका भी करते हैं। उसके बाद समय निकाल के यहाँ आते हैं और बनाते हैं, यहाँ मंदिर बनाते हैं और उसके बाद घर भी ले जाते हैं, घर में भी समय निकाल के रात को बनाते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी के समारोह के लिए व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल होगी। गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की जानकारी अगले 8 से 10 दिन में सामने आएगी। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसकी जानकारी दी है। 22 जनवरी के कार्यक्रम का उत्साह अयोध्या समेत देश और विदेश में भी है कि 22 जनवरी को कृपा करके अयोध्या में यात्रा न करें, क्योंकि उस दिन आयोजन उन्हीं महानुभावों तक सीमित है जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन 23 तारीख से जनमानस को भगवान के दर्शन करने की सुविधा प्राप्त होगी। और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार की एक भीड़ आएगी जो अयोध्या में उतरेगी वह अप्रत्याशित होगी। अब तो आप जानते हैं कि आने जाने की सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। हवाई अड्डा बन गया है, नया स्टेशन बन गया है, नई गाड़ियां चल रही हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। तो हर दृष्टि से श्रद्धालु को उसकी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार अयोध्या आने के लिए व्यवस्था की जा रही है। आपके सामने जो राम मंदिर का मॉडल है, अगर हम 2025 तक की बात करें तो पूरा का पूरा इसी शेप में, इसी आकार में नजर आएगा। जी, ये तो आपको दिसंबर 2024 में आएगा। ये परकोटा तक है। यानी ये कुल मिलाकर लगभग 8.5 एकड़ को संकेत कर रहा है, जिसमें 2.5 एकड़ मंदिर है, बाकी परकोटा है। परकोटा आप देखें तो करीब 700 मीटर इसकी लंबाई है। इस परकोटा से आप यूं समझ सकते हैं कि मंदिर की सुरक्षा और मंदिर की सीमा निर्धारित हो रही है। परकोटा में 6 मंदिर हैं जो बनाए जाएंगे। मुख्य मंदिर में ईस्टर्न गेट से आप आ रहे हैं, 5 मंडपों से गुजरेंगे और गुजर करके आप गर्भगृह में सैंक्टम सैंक्टोरम में पहुंचेंगे। तो यह तो दिसंबर 2024 के निर्माण का एक तरीके से एक मॉडल रखा है, और इसलिए भी रखा है कि यह प्रतिदिन मुझे याद दिलाता है कि दिसंबर 2024 तक क्या कार्य पूरा होना है। और उचित समय पे श्री चंपत राय जी मूर्ति के अंतिम मूर्ति जिसका की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी उसका एक तरीके से वो घोषित करेंगे परिणाम। और बाकी 2 मूर्तियां भी ट्रस्ट ही ले रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 मूर्तियों का महत्व कम है। वो मूर्तियां भी ट्रस्ट की हैं और उसका सदुपयोग कैसे होगा यह भी ट्रस्ट अपना निर्णय लेगा। तीनों स्कल्प्टर्स को उनका जो मानदेय है वो मिलेगा। तो पूरे सम्मान के साथ तीनों मूर्तियां ट्रस्ट स्वीकार करेगी और आपको भविष्य में मिल जाएगा। क्योंकि अब तो आज की तारीख से और 22 तारीख में मिला करके करीब 16-17 दिन ही हैं, तो आपको आने वाले 8-10 दिन में इसकी जानकारी हो जाएगी। तो गर्भगृह में अधिक से अधिक 8 से 10 लोग रह सकते हैं। अधिक से अधिक, वहां जितनी जगह है उसमें। वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जो लोग की 15-16 तारीख से वहीं रहेंगे, उनको अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राज्यपाल महोदया रहेंगी। तो इस प्रकार से एक सीमित लोग गर्भगृह में रहेंगे। गर्भगृह के बाहर 5 मंडपों में साधु संतों को बैठने की व्यवस्था है और उसके बाद मंदिर
का जहाँ स्टेयर है, जहाँ सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर करीब 3000 कुर्सियाँ हैं जिस पर कि अति विशिष्ट लोग आमंत्रित किए गए हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है कि 22 जनवरी को कृपा करके अयोध्या में यात्रा ना करें, क्योंकि उस दिन आयोजन उन्हीं महानुभावों तक सीमित है जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन 23 तारीख से जनमानस को भगवान के दर्शन करने की सुविधा प्राप्त होगी। और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार की एक भीड़ आएगी, जो अयोध्या में उतरेगी, वह अप्रत्याशित होगी। अब तो आप जानते हैं कि आने जाने की सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। हवाई अड्डा बन गया है, नया स्टेशन बन गया है, नई गाड़ियां चल रही हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। तो हर दृष्टि से श्रद्धालु को उसकी इच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार अयोध्या आने के लिए व्यवस्था की जा रही है।